नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं हाई न्यूज। हाई न्यूज के कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं यंग ऐसे अध्यक्ष से जो हमेशा, आज इत्तेफाक पता नहीं आज आपकी टोपी कहाँ गई, जो सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चलते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं 24 ओवर। वो दूसरी बार नगर परिषद उचेहरा जिला सतना से अध्यक्ष हैं और आप कभी भी फोन लगाए उनका चालू मिलेगा। मोहन हमेशा वह क्या राज क्या है, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं निरंजन प्रजापति जी। निरंजन जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले आप बताइए भविष्य की योजनाएं क्या हैं आपकी? भविष्य की योजनाओं के बारे में अगर मैं कहूं तो मेरे को ये कहना है कि मैं नगर में अपने जी शिक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं की जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाए जी, जब तक मैं काम करना चाहता हूं। अच्छा, दूसरा एक बात और बताएं आप जी थोड़ा। जी, आप इस पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कैसे आ गए और क्या अनुभव रहा? आप तो यंग हैं और काफी जल्दी अध्यक्ष बन गए हैं। अब ये गॉड का गिफ्ट है। जी करना था मुझे कुछ दूसरा, हो गया कुछ दूसरा। मैं बी किया हूँ। अब बी करने के बाद मैं फैक्ट्री में नौकरी किया। जी नौकरी करने के एक साल बाद जी कुछ पारिवारिक कारणों से मेरे को वापस आना पड़ा। जी अब वापस आया, उसी साल रहा पार्टी का चुनाव। तो मोहल्ले के सब लोगों ने कहा कि आप पढ़े लिखे हो, चुनाव लड़ दो। उसी चक्कर में जी और जब जीत गए तो फिर लाइफ बदल गई। एक बार पार्षद बने, फिर एल्डरमैन बने, फिर अध्यक्ष बने। जी, ऐसा लग रहा है नेटवर्क का इश्यू आ रहा है क्या? नेटवर्क आपका मोदी जी का राज है, नेटवर्क अच्छा नहीं चलता है वहां क्या? अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ तो मोदी जी की कृपा से बढ़िया नेटवर्क चल रहा है। नहीं, हैंगिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आप दूसरी बार का कार्यकाल है आपका, कैसा रहा आपका कार्यकाल अभी? क्योंकि 3.5 साल फिर से निकलने को आ रहे हैं आपको, और आप तो डायरेक्ट भी अध्यक्ष चुने गए थे, इनडायरेक्ट भी चुने गए, और थर्ड बार उम्मीद है और कुछ नया रिकॉर्ड बनाएंगे आप। अब देखिए, जैसा आरक्षण का चक्र रहेगा उस हिसाब से देखा जाएगा अगली बार। जी, और पार्टी संगठन जैसा तय करेगी। अपन तो पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिले के अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं जी। तो पार्टी संगठन के लिए अपन काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन जहां जैसा करे पाएगी, जहां लगाएगी वहां करेंगे। थोड़ा सा आप आगे को होइए, आप थोड़ा, आपको हमें हमेशा ऊंचा रखना है, नीचा नहीं। थोड़ा सा आगे आ जाइए तो अच्छा लगेगा। उचेहरा शहर की समस्या सबसे बड़ी थी एजुकेशन वाली। तो अब माननीय बिजलू हजूर विधायक जी जो हमारे हैं, माननीय नागेंद्र सिंह जी, उन्होंने सीएम राय स्कूल और कॉलेज यहाँ स्थापित करा दिया है और इसी साल से चालू भी हो गया है जी। ये और अपन चाह रहे हैं कि एक जी आ रही हाँ, आने लगी। रिपीट करें, क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि हमारे यहाँ नागौद विधानसभा है हमारी, और हमारे विधायक माननीय नागेंद्र सिंह जू देव हैं, बहुत ही एक्टिव विधायक हैं और मेरे को लगता है मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक हैं जी। और उनके सानिध्य में हम लोग करने को मिल रहा है। हमारा ये सौभाग्य है कि हम उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। वेरी गुड। 90 साल लगभग की आयु, इतने मतलब पावर के साथ काम करते हैं, इतनी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। एक दिन मैं अभी की बात बता रहा हूँ, दिसंबर में ठंडी थी, कोहरा था और उन्होंने फोन लगाया कि निरंजन हमको गांव चलना है, पौड़ी करादा, तो 10 बजे मिलो। तो मैंने कहा ठीक है पधारिए, मैं 10 बजे मिलता हूँ। अब वो सोचिए, इतनी ठंड में 90 साल के व्यक्ति अब बिल्कुल तैयार होके उचेहरा आ गए। वेरी गुड। मैं कहा पड़ेगा भाई, देखिए अगर जनता करना तो इस लगन से करना पड़ेगा जी। तो कब कहीं ना कहीं आप उनसे प्रेरित हैं विधायक काम है। सब चीज बनाना, सब्जी मंडी बनाना है, हर चीज का काम है। अच्छा, नगर परिषद में सबसे बड़ी समस्या होती है शहर में सड़क, पानी और सफाई को लेकर।
जनता की शिकायतें हमेशा आती रहती हैं, खास करके अध्यक्ष के पास। क्यों? अध्यक्ष डायरेक्ट जनता के टच में रहता है, तो उसका समाधान कैसे करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ एक्चुअल में क्या समस्या इसलिए नहीं थी कि पहले जो पानी की हम लोगों ने व्यवस्था की थी, तो हमारे यहाँ ट्रिपल लेयर में पानी की व्यवस्था हम लोगों ने करके रखी। एक हमारे यहाँ बोर है, तो बोर 15 वार्ड में 2-2 बोर करा के रखे हैं, उनमें हमने मोटर डाल के रखी है। तो एक उस तरीके से पानी सप्लाई कर देते हैं, और दूसरी पुरानी पाइपलाइन है उसके थ्रू कर देते हैं। और जो अमृत का काम चल रहा है सरकार का, अमृत के स्कीम में हमारा तीसरा। कहीं व्यस्त हो गए थे हमारे निरंजन जी। निरंजन जी, एक बात बताइए, नगर पालिका जी एक शहर जो है जनता से जुड़ा हुआ डायरेक्ट विभाग है। यहाँ जन्म से लेकर मरण तक का हिसाब रखा जाता है, और खास करके अध्यक्ष रहता है। अगर नगर में थोड़ा सा भी कुछ हो तो अध्यक्ष को पकड़ा जाता है, तो उस समय आप कैसा फील करते हैं? वो तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, और लोगों को फोन आने में झल्लाहट छूटती है। मेरे को तो, मैं जानता हूं कि अगर कोई मेरे को उस लायक समझता तब तो फोन लगाता है, अगर मेरे को उस लायक समझेगा तो फोन ही ना लगाएगा। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हमको कोई पूछ रहा है जी, और हम उनके काम आ जाए, किसी तरह से उनकी मदद हो जाए। अब कोई बहुत सारे लोग अनपढ़ रहते हैं, समग्र आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड कुछ उसके बारे में जानते नहीं है, तो उनको बाकायदे समझाना, उनको बताना, उनको बैठाना। बहुत सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं कि आप नगर परिषद में शुरू करो तो समग्र आईडी, खाद्यान्न पर्ची, राशन कार्ड, संबल कार्ड, भवन निर्माण कार्ड, लाडली बहना, मतलब ये दुनिया भर की जितनी योजनाएं हैं सब नगर पालिका से संचालित रहती। तो बहुत सारा काम रहता है, और बहुत सारा कर्मचारियों की सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। तो अगर आदमी फोन कर देता चले जाइए, नहीं है आदमी कहीं दूसरे जगह काम में व्यस्त है, किसी कर्मचारी को फोन लगाए कि फला आदमी आपके पास आएगा, इसका काम आप जल्दी कर देना, तो कर्मचारी भी कर देते हैं। उनको भी लगता कि मेरे लिए फोन कर दिया अध्यक्ष ने, तो वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अध्यक्ष ने हमारे लिए फोन किया। यही सब प्यार मिलता है जनता से, और उसी प्यार का नतीजा है कि हम अध्यक्ष हैं। वेरी गुड। अच्छा, अगर ऐसी कभी आपके पास अनियमितता की शिकायत आती है भ्रष्टाचार को लेकर, तो क्या पारदर्शिता बरतते हैं आप जनता के साथ? देखिए क्या है, आदमी राजनीति को अगर सेवा का माध्यम बना ले जी, तो ये जो चर्चा आप कर रहे हैं इसका कहीं कोई असर ही ना रहेगा, ना कोई मतलब आएगा, ये बात ही ना आएगी। अगर राजनीति को हम सेवा का माध्यम बना लेंगे तो इन सब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी सोच। और अगर कमाने का जरिया बनाएंगे तो सीधी बात है कि कुछ ना कुछ तो उसमें से खोट आएगा जी। तो आप अगले 5 वर्ष आपने निकाल लिए, 3.5 वर्ष फिर निकाल दिए, तो किस रूप में अपने नगर को देखना चाहते हैं आप इस बार? मैं अपने नगर को एक सुव्यवस्थित और समृद्ध नगर के रूप में देखना चाहता हूं, जिसमें सारी सुविधाएं हो, खेल का मैदान बढ़िया डेवलप्ड हो, पार्क हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंडी हो, बाजार हो, हर छोटे छोटे हाट बाजार अलग अलग हो, अलग मनुहारिन वाले का अलग, दुकानदारी का पूरा सिस्टम हो, कपड़े का अलग हो, ज्वेलर्स का अलग हो, मतलब एक सिस्टमैटिक बाजार अगर हो, और उससे सिस्टमैटिक बाजार से राजस्व भी आएगा और हमारा भी विकास होगा और नगर पालिका भी आत्मनिर्भर बनेगी और एक सुंदर शहर के रूप में हम आगे आ जाएंगे। अच्छा, इन वर्षों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और क्या वादा किया था आपने जनता से, जो अपने आने वाले समय में आप उसे पूरा कर देंगे? हमारे उचेहरा में नगर परिषद 1965 की बनी जी, लेकिन कार्यालय भवन नहीं था यहाँ जी। तो लगभग हमारा नगर परिषद कार्यालय कंप्लीट होने वाला है। संभवतः आने वाले रामनवमी को हम लोकार्पण भी कर देंगे और हमारा कार्यालय वहां व्यवस्थित चलने लगेगा। अभी हम सामुदायिक भवन में अपना कार्यालय संचालित कर रहे थे, बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब हमारा स्वयं का कार्यालय होगा। बढ़िया कार्यालय बनाया है, डबल स्टोरी का है और उसमें स्टोर वगैरह सब चीज है। हर एक चेम्बर अलग अलग है, सीएमओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, अकाउंट
और जल मतलब हर विभाग का सेक्शन अलग अलग है। तो एक अच्छा कार्यालय हमारा बनकर तैयार है। अच्छा कार्यालय बनकर तैयार, ये तो हुई कार्यालय सम्मिलित, जनता को सुविधा होगी। लेकिन आपने जनता से कोई ऐसा वादा किया था कि हम शहर को इस प्रकार बना देंगे? हाँ, जनता से हमने वादा किया था कि हम लोग मतलब आपको परेशान होना ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि नगर पालिका जहां संचालित है वहां है, लेकिन बाजार में 2 जगह हम लोगों ने अपने व्यक्तियों को बैठा के रखा। नगर परिषद कार्यालय दूर है, थोड़ा नदी के उस पार जाना पड़ता, तो शहर में ही 2 कार्यालय ऐसे बना के रखे हैं कि वहां किसी को समग्र आईडी का काम हो, किसी को राशन का काम हो, किसी का ऐसा काम हो, तो उनको भटकना नहीं पड़ता, नगर में ही व्यवस्था है उनकी। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ अतिक्रमण बहुत सारा था, तो अतिक्रमण का मतलब व्यवस्थित वो करने का हमने वचन दिया था। तो हमारा लगभग 200 दुकान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है, वो भी 1-2 महीने में ओके हो जाएगा। तो जो 200 दुकानें होंगी तो उससे नगर परिषद की आय भी बढ़ेगी और नगर परिषद आत्मनिर्भर भी होगी और हमारा शहर सुंदर भी होगा। जो अतिक्रमण करके टपरे रखे हुए थे वो सब वहीं दुकानों में शिफ्ट हो जाएंगे, तो रोड भी चौड़ी हो जाएगी हमारी। नहीं, वित्तीय समस्या बहुत है और आत्मनिर्भर बहुत, ये आपका अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आने वाले समय में तो आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा, फंड तो मिलने से रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सरकार की जो सरकार काफी कर्ज ले रही है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए? हमारे यहाँ एक कहावत है भाई साहब जी, आन के आस पड़े उपासा जी, मतलब अगर दूसरे के आश्रित रहेंगे तो खाने को भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है जी। और हम आगे का भी संकल्प है कि हम अभी कम से कम 200 और दुकानें बना दें, जिससे हमको राजस्व में बढ़ोतरी हो और उसी पैसे का सदुपयोग करके हम बन रहा हमारा वो एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। जी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी स्वीकृत हमको सरकार ने दे दिया है, 170 लाख रुपए स्वीकृत भी हो गए हैं। स्टेडियम है हमारे यहाँ, तो उसमें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो खिलाड़ियों को भी अच्छा हो जाएगा। उद्योग विभाग में काम चल रहा है, उद्योग विभाग भी बन जाएगा तो एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाएगा, तो उस इंडस्ट्रियल एरिया से भी राजस्व बढ़ जाएगा नगर पालिका का, तो उसमें भी हमको आत्मनिर्भरता के लिए एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। और सीएम राज स्कूल भी बन रहा 50 करोड़ की लागत का, नया हॉस्पिटल बन रहा 15 करोड़ की लागत का। तो ये हमारे बड़े बड़े विकास कार्य हैं। और जो छोटे छोटे पार्क वगैरह हैं, जो बहुत ज्यादा गंदी जगहें थी, उनको हमने साफ करके पार्क बनाया, हमने वृक्षारोपण किया है। और कहना चाहिए संस्कारित वृक्षारोपण कहना चाहिए, सनातन संस्कृत से जुड़ा हुआ वृक्षारोपण किया है। नदी का किनारा था कब्जे, उसको खाली करा के उसमें 1000 पेड़ लगवाए हैं और उसमें गुलमोहर प्लास्टिक बनवाया हमने जी। तो जब वो बड़ा पेड़ और मतलब धरती से थोड़ा डाउन स्थिति में है और रोड ऊंची है, तो जब रोड से हम निकलेंगे तो हमको जब वो गुलमोहर खिलेगा लाल, तो स्वास्तिक बना दिखेगा वृक्षारोपण। वेरी गुड। आपने तो एक श्रृंखला बना दी विकास की और इतिहास की। इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आती है आपके पास जी? इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आती है? हो गया जनता का प्यार और हमारे माननीय दाऊ साहब का आशीर्वाद, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं जी, उनका आशीर्वाद है। सबसे ज्यादा उन्हीं का आशीर्वाद है, क्योंकि उनको देखते हैं और उनकी इतनी अवस्था के बाद उनका जो एनर्जी है, उनका पावर है, उसको देख के लगता है कि हम तो अभी युवा हैं बिल्कुल जी। और हमारे उचेहरा में उनके छोटे भाई साहब माननीय छत्रसाल सिंह जूदेव यही उचेहरा में निवास करते हैं जी। तो सारी योजनाएं हम उनके साथ बैठ के करते हैं। तो देखिए, बड़ा व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वो नई श्रृंखलाएं और नए सृजन के उनके उसके पास आइडिया रहते हैं। तो जो हमारे माननीय छत्रसाल सिंह जूदेव हैं, वो हमको आइडिया देते हैं और वो हमारे काम में हमारा सहयोग करते हैं। अगर वो ना करें हमारा सहयोग तो ये भी संभावना कम है कि हम कुछ काम कर पाए। अच्छा, एक बात बताइए, उचेहरा नाम कैसे पड़ा? कभी उचेहरा में कोई मूवी भी बनाई गई थी? पूरी जो सारी शूटिंग अधिकतर उचेहरा में ही थी। उचेहरा भाई साहब क्या है, पहले हमारे उचेहरा का नाम था उच्चकल्प। अच्छा। ये सांस्कृतिक राजधानी थी उचेहरा जी।
सांस्कृतिक राजधानीकरण इनका नाम उच्च कल्प था, धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते उचहरा हो गया वो, उचहरा में तब्दील हो गया। हाँ। राजनीति के फ्यूचर में और आप आगे कहां तक पहुंचना चाहते हैं? भाई मैं तो उस पर विश्वास करता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अच्छा, आपकी तो आवाज ही बहुत अच्छी है। आपका मैंने भजन सुना था एक, इतना अच्छा भजन। हाँ, सबके साथ गायन भी करते हैं आप? मुझे गाने लिखने का शौक है अभी भी। अच्छा, मैं गाने लिखता हूँ और कविताएं भी लिखता था पहले। स्टूडेंट लाइफ में मैंने कविताएं बहुत सारी लिखी हैं जी, और उन कविताओं को पेपर में भी कई बार छपवाया है जी। और अभी भी यूट्यूब चैनल में तरंग म्यूजिक हाउस उचहरा के नाम से चलता है एक चैनल जी, तो उस चैनल के लगभग गाने मैं लिखता हूँ। वेरी गुड। और गाने का शौक था बचपन से, तो कभी कभार ऐसे टाइम मिला तो गा भी लेते हैं जी। बहुत अच्छा। युवाओं को लेके क्या मिशन है आपका? क्योंकि आज का युवा बेरोजगार भी है और शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है, उसके लिए कुछ युवाओं और खास छात्राओं के लिए कुछ काम कर रहे हैं आप? देखिए, क्या छात्र छात्राओं के उसमें काम करने का एक अलग ही वो होना चाहिए गाइडलाइन। एक्चुअल में क्या है, आदमी काम को छोटा या बड़ा मानता है जब, तब आदमी पतन की ओर जाता है। काम को केवल अगर, क्या एक कहावत है, काम तो करने से ही होगा। अगर काम करेंगे नहीं तो काम जी। और जब हम काम करेंगे तो अगर हम काम को सही दिशा में ले जाकर काम करेंगे, जैसे कहते हैं आदमी शिक्षित है आदमी जी, तो अगर शिक्षित के साथ में संस्कारित हो तो सुशिक्षित हो जाता है वो जी। तो अगर सुशिक्षित आदमी हो गया तो उसके लिए कोई बड़ा विषय नहीं है काम खुद उसको ढूंढता है कि वो कहाँ है, मैं उसी से होऊंगा। तो ये सब विषय देखते हैं कि एक इंजीनियरिंग, मैं खुद इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, और उसके बाद मैं आज राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मेरा सिविल का इंजीनियर है, मेरे यहाँ अभियंता है जो काम करता है नगर पालिका में, तो कभी कभी तो ड्राइंग डिजाइन मैं ही उसको बना के दे देता हूँ और उसको बता देता हूँ इतने मीटर लंबाई है, चौड़ाई है, इसका रेशियो इतना निकल के आएगा, हम इतने टाइम में काम कर लेंगे, इतना ये कर लेंगे। तो उसको भी लगता थोड़ा सा अच्छा कि भाई हमारा अध्यक्ष कम से कम हमको जानकारी दे देता है, उसको नापना नहीं जाना पड़ता, हम बता देते सब। तो फिर तो आपने केडिया, ऑटोकैड वगैरह सब कर लिए, सब यूज कर लेते होंगे आप तो? लगभग अच्छे अध्यक्ष मिले हैं। और आजकल क्या है, रोजगार के लिए तो आत्मनिर्भर बनने को सरकार बोल ही रही है जी। मेक इन इंडिया में काम चल रहा है। बहुत सारा व्यक्ति जो है चाहे खेती कर सकता है, नए नए तरीके की खेती है, और कैश क्रॉप की खेती है, और अपना खुद का व्यवसाय है। आजकल जनरेशन इतनी है, जनसंख्या इतनी है, गाड़ी वाहन ट्रक, मतलब इतना सारा सब सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है। लोग तो आजकल यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारी कमाई के जरिए हैं। आप कियोस्क के जरिए लोग पैसा कमा रहे हैं। देखिए, व्यवसाय जिसको काम करना है उसके लिए काम है, और जिसको काम करना ही नहीं है, एक आदत सी हो जाती है लोगों की, लेजी टाइप कुछ काम नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ब्लेम लगाना है। हाँ बस बिल्कुल। संक्षिप्त में आप वर्तमान की राजनीति के बारे में बता दें थोड़ा, कैसा अनुभव करते हैं आज की पॉलिटिक्स में? आज की पॉलिटिक्स के बारे में भाई साहब देखिए कि मैं भी एक पॉलिटिकल आदमी हूं, और जिस घर में रहो उसी घर को खोदना ठीक बात नहीं होती है, परंतु सच कहने में भी पीछे नहीं होना चाहिए। ये सच है कि आज का जो राजनीतिक परिवेश है वो पूरी दुनिया में किसी से छिपा नहीं है जी। कोई ईमानदारी से काम करना नहीं चाहिए जी। और जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहता है उससे काम लेना नहीं है किसी को। जनता भी ऐसे लोगों का चयन करती है जिसको जानती है कि ऐसा है वैसा है, फिर भी एन प्रकार लेके देके कैसे भी करके चुनाव जीत जाते हैं। अब हम उनसे क्या अपेक्षा करेंगे जो खुद पैसे के दम में चुनाव जीते हों, जो खुद पैसे के दम में। भाई कोई अगर पैसा कहीं लगाएगा, पूंजी लगाएगा, तो वो तो निकालने का प्रयास करेगा। बिल्कुल। तो ये सब चीजें देखिए, क्या है, हमको बड़ा हृदय करना पड़ेगा
हम एक बार आदमी के दो चरित्र हो सकते हैं, एक व्यक्तिगत चरित्र हो सकता है, एक राष्ट्रीय चरित्र हो सकता है। तो जब वोट देने वाला और वोट लेने वाला दोनों राष्ट्रीय चरित्र के दृष्टि से सोचेंगे और ये सोचेंगे कि हमारे ही किसी अड़ोसी पड़ोसी का बेटा सेना में नौकरी करता है, वहां बॉर्डर में नौकरी कर रहा है, वो अपनी जान जोखिम में डाल के और हमारी रक्षा करने के लिए वो बॉर्डर में बैठा हुआ है, और हमको उसके प्रति क्या वो करना चाहिए, हम देश के दुश्मनों से कैसे निपटना चाहिए, हमको राष्ट्रीय संपत्ति का कैसे पालन पोषण संरक्षण करना चाहिए, अब हम सड़क खोदना है, ट्यूबलाइट फोड़ना है, ये मतलब जितने भी गैर जरूरी काम है व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है। इन सब निजी स्वार्थों से थोड़ा सा ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की चिंता जब करने लगेगा व्यक्ति, तो हमारा देश समृद्ध और बहुत सबल होगा। ऐसा व्यक्तियों के हिसाब से है, अपने खुद की जिम्मेदारी से और हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है इसका हमको वर्ण करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा कि हमारी देश के प्रति क्या नैतिक जिम्मेदारी है। जब हम देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी अच्छे से समझ पाएंगे और उसका पालन अच्छे से कर पाएंगे, तो हम फिर किसी के ऊपर उंगली उठा पाएंगे और किसी को सुधारने का प्रयास कर पाएंगे। जब हम खुद बिगड़े रहेंगे तो दूसरे को क्या सुधारेंगे। बहुत अच्छा। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज के माध्यम से अपने नगर की जनता को? मैं अपने नगर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि हम जिस काबिल हैं, हम अगर उचेहरा में रह रहे हैं तो हम जैसे फौज में नौकरी नहीं कर सकते, हमारा क्वालिफिकेशन इतना नहीं है। हम आईएएस नहीं है इसलिए कि हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, हम पीएससी नहीं है, हम एसडीएम तहसीलदार नहीं बनकर सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम अगर अच्छे नागरिक बनकर अपने निजी स्वार्थ से थोड़ा सा ऊपर उठ के और उचेहरा के प्रति सजग रहें, समृद्ध रहें, तो स्वस्थ उचेहरा और स्वच्छ उचेहरा हो। जो राष्ट्रीय योजनाएं चलती हैं, चाहे स्वच्छता की योजना हो, चाहे जल की योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे जिस भी योजना हो, हम उसको अपनी आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें। चाहे बिजली, पानी, सड़क, आवश्यकता से अधिक हम उसका अगर शोषण करेंगे, हम उसका अगर दोहन करें और अपने को जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें, बाकी उनका संरक्षण करेंगे, पर्यावरण का भी, जल का भी, बिजली का भी, तो इससे थोड़ा थोड़ा बचत अगर एक एक व्यक्ति करेगा तो 140 करोड़ की जो देश में जनता है, 30 लाख उचेहरा में 30,000 उचेहरा में जनता है, तो अगर थोड़ा थोड़ा हर चीज में बचत करेंगे, स्वच्छता से रखेंगे, सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग रखेंगे, गाड़ी आएगी तब फेंकेंगे, रोड में नाली में गंदगी नहीं करेंगे, तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। जब एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो 140 करोड़ व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा और विश्व में अपना डंका बजवाएगा। बहुत अच्छी बात आपने, आपका इंटरव्यू बहुत मजेदार रहा। जो बातें आपने की बहुत ही युवाओं को प्रेरणा मिलेगा। ये थे हमारे निरंजन प्रजापति जी, जो इनकी सोच अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य जन प्रतिनिधि के साथ, खास करके नगर पालिका अध्यक्ष। देखते रहिए हाई न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।